तो आज हम देखेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज के बारे में, जिसे हम कहते हैं IHD। तो आज का जो टॉपिक है वो है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, जिसे हम कहेंगे IHD। तो सबसे पहले इस्चेमिक हार्ट डिजीज का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। तो इसमें हमें दो टर्म के बारे में समझना है। सबसे पहला टर्म है, इसे हम कहेंगे इस्चेमिया, इस्चेमिया, और दूसरा है इन्फाक्शन। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हार्ट है या फिर कोई भी एक ऑर्गन ले लीजिए, कोई भी ऑर्गन का फंक्शन, ये कोई एक ऑर्गन है, इसका फंक्शन कब अच्छे से हो पाएगा? जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से आएगा। ब्लड सप्लाई अच्छे से आने की वजह से इसको एसेंशियल सब रिक्वायरमेंट्स इसके पूरे होंगे और उसके बाद ही ये जो ऑर्गन है ये अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो उसी तरह से हार्ट का काम क्या होता है? तो हार्ट का काम होता है पंपिंग करने का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हार्ट है, इसका मेन काम क्या होता है? तो मेन काम होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो पंप करते हैं, जिसकी वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में जाता है। लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इस मसल्स को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो इस मसल्स को चाहिए होता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन होता है, तो उसकी वजह से ही इसको पावर मिलता है, उसकी वजह से वो पंप करता है। तो हार्ट तो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन कुछ आर्टरीज होते हैं जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो कि निकलता है एओर्टा के पास से, और वो सप्लाई करता है मसल्स को। वो हार्ट के मसल्स को क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट के मसल्स को अच्छे से ब्लड सप्लाई करने की वजह से हार्ट का मसल्स जो है वो अच्छे से पंप करता है। ये चीज हमें समझना है। तो क्या है कि हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में तो सप्लाई करता ही है, उसके साथ साथ कोरोनरी आर्टरीज होते हैं जो कि हार्ट के मसल्स को भी ब्लड सप्लाई करते हैं। हार्ट अपने मसल्स को खुद ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो अपना काम पंपिंग का ठीक से कर पाता है। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन होता है जहां पे अगर हम ये छोटा सा पार्ट लेके देखेंगे तो समझिए कि ये मसल्स है, और कुछ यहां से आर्टरीज जा रहे हैं जो कि सप्लाई करेंगे हार्ट के मसल्स को। तो अगर ये आर्टरी में किसी तरह का प्रॉब्लम आने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो यहां से यहां तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ब्लड अच्छे से जा रहा है, लेकिन किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे ब्लड जो है वो कम अमाउंट में पहुंचता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इस्चेमिया। उस कंडीशन को हम कहेंगे इस्चेमिया, यानी कि यहाँ के मसल्स को जितना ब्लड का रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिलते हुए कम अमाउंट में ब्लड मिल रहा है। हाँ, तो मसल्स को कम अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा हो, तो ये कंडीशन को हम कहेंगे इस्चेमिया। यानी कि इस्चेमिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर ब्लड सप्लाई होता है किसी भी ऑर्गन में, या फिर हम इस कंडीशन में यानी कि हार्ट में अगर हम देखें कि ब्लड सप्लाई कम होता है, तो उस टर्म को या उस कंडीशन को कहेंगे हम इस्चेमिया। तो इसी इस्चेमिक हार्ट डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा चीज होता है इन्फाक्शन। अगर जो ब्लड सप्लाई है वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ से 100% ब्लड आ रहा है लेकिन यहाँ तक पूरा जा नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अगर 75%, 90% या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है आर्टरी, पूरी तरह से क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है आर्टरी, जिसकी वजह से यहाँ का ब्लड जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता,
और उसके वजह से यहाँ का टिश्यू जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं आता है और यहाँ का टिश्यू अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इंफाक्शन, यानी कि कंप्लीट ब्लड स्टॉपेज, ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाना। तो इससे हमें क्या पता चला, इस्चेमिया मतलब क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू दी ऑर्गन। ब्लड सप्लाई हो रहा है लेकिन जितने अमाउंट में रिक्वायरमेंट है उतना नहीं होते हुए उससे कम अमाउंट में अगर ब्लड सप्लाई होता है तो हम उसे कहेंगे इस्चेमिया। और इन्फाक्शन हम उसे कहेंगे कि पूरी तरह से ब्लॉक होने की वजह से थोड़ा भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इन्फाक्शन। तो आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं उसका नाम है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाना या फिर डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, एक क्रॉनिक और एक्यूट फॉर्म ऑफ कार्डियक डिसेबिलिटी arising due to decrease in blood supply। ये एक्यूट भी हो सकता है यानी कि इंस्टेंट सडन भी हो सकता है और दूसरा क्रॉनिक भी हो सकता है, धीरे 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 डेवलप हो सकता है। तो ये क्या है, एक क्रॉनिक या एक्यूट फॉर्म ऑफ कार्डियक डिसेबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू डिक्रीज इन दी ब्लड सप्लाई, यानी कि एक मसल्स है हार्ट का, वो मसल में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होना जितना रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे ब्लड का रिक्वायरमेंट है समझो 100 ml पर आवर के हिसाब से यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो आर्टरी आ रहा है वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं आने की वजह से अगर यहाँ पे 50 ml पर आवर हमें ब्लड मिलता हो तो क्या होगा कि यहाँ का मसल्स काम करना कम कर देगा, कितना 50% से काम करना कम कर देगा। तो ये कंडीशन जो होगा इसे हम कहेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, कार्डियक डिसेबिलिटी हो गया। क्या हो गया, कार्डियक डिसेबिलिटी हो गया, यानी कि यहाँ का मसल्स जो है वो डिसेबल हो गया है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं काम कर पा रहा है, क्योंकि उसे उतने अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा है जितने अमाउंट में उसे चाहिए। तो ये हो गया डेफिनेशन की एक क्रॉनिक और एक्यूट फॉर्म ऑफ कार्डियक डिसेबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई। दूसरा चीज देखेंगे कि इसके कॉजेज क्या क्या है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन देखा, एन एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म ऑफ कार्डियक डिसेबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू डिक्रीज इन दी ब्लड सप्लाई, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर ब्लड सप्लाई होगा तो हम उसे कहेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज। दूसरा चीज हम देखेंगे कॉजेज क्या क्या है। तो कॉजेज में सबसे पहला आएगा कोरोनरी, सबसे पहला आएगा कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा आएगा सुप्रा एडेड चेंजेस इन एथेरोस्क्लेरोसिस। और तीसरा आएगा नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। तो सबसे पहला क्या आएगा कॉजेज में, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोरोनरी, जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट को हम कहते हैं। दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि समझिए ये हमारा आर्टरी है, यहाँ पे एक ऑर्गन है
ये आर्टरी क्या कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है और यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये आर्टरी के बीच में कुछ इस जगह पे फैट का डिपॉजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फैट का डिपॉजिशन हो रहा है, जो क्या कर रहा है, आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड है फ्लो में वो इतने अमाउंट में नहीं जाते हुए कम अमाउंट में जा रहा है। तो इस कंडीशन को या फिर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे हम कहेंगे अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि फैट जो डिपॉजिशन हो जाता है आर्टरीज में उसे हम कहेंगे अथेरोस्क्लेरोसिस। तो कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि जो भी फैट डिपॉजिशन हो रहा है वो अगर कोरोनरी आर्टरी में या फिर हार्ट में किधर पे होता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस में दो तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला लोकेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा फिक्स्ड अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। सबसे पहला सीवियरिटी कौन से चीजों से पता चलेगी? कोरोनरी अगर अथेरोस्क्लेरोसिस है यानी कि आर्टरीज है उसके बीच में क्या है, फैट का डिपॉजिशन हो गया है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड होता है? तो सबसे पहला होता है लोकेशन। तो लोकेशन यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हार्ट है, हार्ट के वॉल में ब्लड सप्लाई कौन करता है? हार्ट के वॉल में ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो दो आर्टरी करती है, एक तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और दूसरा होता है राइट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो दो ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट रहती है, एक तो लेफ्ट एंटीरियो डिसेंडिंग आर्टरी और दूसरा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए दो आर्टरी होती है, दो कोरोनरी आर्टरी होती है, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होती है एलएडी में यानी कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और दूसरा एलसीएक्स यानी कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो जो एलएडी है वो सारे एंटीरियर पार्ट जो है हार्ट का एंटीरियो सेप्टल पार्ट है वहां पे मेनली ब्लड सप्लाई करता है। एलसीएक्स जो है वो मोस्टली लेटरल साइड को और राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो इंफीरियर साइड को ज्यादातर ब्लड सप्लाई करते हैं। तो अगर अथेरोस्क्लेरोसिस इसमें से किसी जगह पे होता है यानी कि तीन जगह पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो एलएडी, एक एलसीएक्स और तीसरा आरसीए, यानी कि लेफ्ट एंटीरियो डिसेंडिंग आर्टरी में अगर प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है तो यानी कि एंटीरियो सेप्टल साइड जो पूरा है वो डैमेज हो जाएगा, वहां का काम कम हो जाएगा। दूसरा एलसीएक्स यानी कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इसमें ब्लॉकेज आने की वजह से लेटरल साइड जो है वो काम करना बंद कर देगा हार्ट का, और आरसीए की वजह से इंफीरियर साइड काम करना बंद कर देगा। तो इसमें जो अथेरोस्क्लेरोसिस है वो लोकेशन के हिसाब से ऐसा होता है कि अगर एलएडी में है तो काफी ज्यादा सीवियर माना जाता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कैसा किया हुआ है, जैसे कि हम मान लें कि एक आर्टरी है, इस आर्टरी में पूरे जगह पे सारे जगह पे जो है क्या है, लिपिड डिपोजिशन है, लिपिड डिपोजिशन है। क्या है, सारे जगह पे लिपिड डिपोजिशन है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है,
तो ये कहाँ कहाँ पे, एक तो सबसे पहले सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि लिपिड्स जो है वो सारे जगह पे इन्वॉल्व है, या फिर दूसरा चीज है कि वो किसी स्पेसिफिक जगह पे इन्वॉल्व है, किसी स्पेसिफिक जगह पे, यानी कि फुल आर्टरी में इन्वॉल्व है या फिर स्पेसिफिक जगह पे। तो फुल आर्टरी, जैसे कि एक आर्टरी है, वहां पे एक एंड से लेके दूसरे एंड तक सारे जगह पे लिपिड का डिपोजिशन देखने मिलेगा, तो मतलब फुल आर्टरी में है। और दूसरा स्पेसिफिक, यानी कि कुछ कुछ जगह पे प्रेजेंट होता है, यानी कि 3 to 4 सेंटीमीटर अबाव कोरोनरी ऑस्टियम, या फिर बाइफरकेशन ऑफ आर्टरी, बाइफरकेशन ऑफ आर्टरीज। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, या फिर पूरे आर्टरी में प्रेजेंट होगा, या फिर कुछ कुछ जगह पे प्रेजेंट होगा। और मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो 3 to 4 सेंटीमीटर अबाव कोरोनरी ऑस्टियम बोलते हैं, या फिर बाइफरकेशन ऑफ आर्टरीज जहाँ पे होगा वहां पे। तो बाइफरकेशन ऑफ आर्टरी मतलब क्या होता है, तो जहां पे भी एक आर्टरी दो में डिवाइड होता है, एक आर्टरी है वो दो में जहां पे डिवाइड होने लगे, तो इसके यहाँ पे आके प्लेग फॉर्मेशन या डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगा। तो ये बाइफरकेशन जहाँ पे होता है वहां पे अथेरोस्क्लेरोसिस होता है। और दूसरा होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि एओर्टा जो है, यहाँ पे क्या होता है, एओर्टा के यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं कोरोनरी ऑस्टियम। तो एओर्टिक वॉल्व के 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ क्या होता है, यहाँ से कोरोनरी आर्टरीज निकलते हैं। तो यहाँ पे प्लेग डिपोजिशन, या फिर हम कह सकते हैं कि अथेरोस्क्लेरोसिस होने के या लिपिड डिपोजिशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो या फिर फुल आर्टरी में प्रेजेंट होता है या फिर स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट होता है, यानी कि 3 to 4 सेंटीमीटर अबाव कोरोनरी ऑस्टियम और बाइफरकेशन ऑफ द आर्टरीज। और तीसरा चीज है फिक्स्ड अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। तो फिक्स्ड अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग यानी कि जो अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, अगर हम आगे के व्यू से आर्टरी को देखेंगे तो आर्टरी कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें दो तरह से होता है अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो होते हैं, एक तो इसेंट्रिक और एक तो कॉन्सेंट्रिक। तो जब भी आर्टरीज में जो लिपिड डिपोजिशन है वो पूरे जगह पे फैला हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका ल्यूमेन जो है कम हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक पैटर्न। और अगर एक आर्टरी है जिसमें फैट डिपोजिशन कैसा है, एक ही साइड पे ऐसा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे इसेंट्रिक पैटर्न। तो ये एक देखना जरूरी है। तो कॉजेज में सबसे पहला क्या क्या है, कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा सुपराएडेड चेंजेस इन अथेरोस्क्लेरोसिस, तीसरा नॉन अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिक्स्ड अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग है तो कैसा है। लोकेशन में सबसे पहले एलएडी आता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, दूसरा एलसीएक्स लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तीसरा राइट कोरोनरी आर्टरी। इसमें से कहाँ कहाँ पे डिपोजिशन होगा, तो कौन कौन से पार्ट इफेक्ट होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो पूरे आर्टरी में फैला हुआ है या एक स्पेसिफिक जगह पे है। स्पेसिफिक जगह पे अगर होगा तो ये जगह पे ज्यादा चांसेस है होने के 3 to 4 सेंटीमीटर अबाव कोरोनरी ऑस्टियम या फिर बाइफरकेशन ऑफ आर्टरीज में। और तीसरा है फिक्स्ड अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। अगर अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग डिपॉजिट है तो वो कैसा है, वो इसेंट्रिक है या कॉन्सेंट्रिक है। तो ये सब चीजों के बारे में हमें पता होना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे सुपरा एडेड चेंजेस इन अथेरोस्क्लेरोसिस। तो सुपरा एडेड चेंजेस मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा चेंजेस क्या क्या होते हैं। एक्स्ट्रा चेंजेस हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो सबसे पहला आएगा इसमें सुपरा एडेड में एक्यूट चेंज।
इन क्रॉनिक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, और दूसरा आएगा कोरोनरी वैसोस्पैज़म। तो सबसे पहला एक्यूट चेंज इन क्रॉनिक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, यानी कि अगर हम देखेंगे कि कोई कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे कुछ अमाउंट में लिपिड का डिपोजिशन है, कुछ अमाउंट में लिपिड का डिपोजिशन है जो कि क्या है, क्रॉनिक है, काफी दिन से है, लेकिन इसके ऊपर किसी चीज के वजह से, एक्यूट चेंज की वजह से और भी एथेरोस्क्लेरोटिक या फिर और भी लिपिड डिपोजिशन या ब्लड डिपोजिशन होने की वजह से इसका जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो इसमें कंसिडर किया जाता है। क्या, सुपरा एडेड चेंजेस, यानी कि एक्स्ट्रा क्या चेंजेस ऐड हो रहे हैं। तो क्रॉनिक लिपिड डिपोजिशन थोड़ा सा है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें अल्सरेशन फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। क्या होता है, अल्सरेशन के चांसेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ब्लड का डिपोजिशन होने लगता है, प्लेग में हीमरेज हो जाता है, प्लेग का हेमरेज हो जाता है, यानी कि ब्लड लूजिंग होने लगते हैं, अल्सरेशन यानी छाले पड़ने लगते हैं। उसके वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लड या फिर एम्बोलाई डिपोजिशन होने लगते हैं, एक्स्ट्रा ब्लड वहाँ पे जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसके वजह से हमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज देखने मिलता है। तो एक्यूट चेंज इन क्रॉनिक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, जो क्रॉनिक चेंजेस है उसके अंदर थोड़ा सा सुपरा एडेड, थोड़ा सा और चेंजेस होता है एक्यूट, जिसकी वजह से हमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज देखने मिलता है। दूसरा है कोरोनरी वैसोस्पाज्म। कोरोनरी वैसोस्पाज्म का मतलब क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरीज जो होता है वो स्पाज्म हो जाता है, यानी कि जो स्पेस है वो कम हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, स्पाज्म होता है। तो ये क्यों होता है, तो ये होता है कि समझो कि अगर यहाँ पे एक आर्टरी है, आर्टरी में यहाँ पे लिपिड का डिपोजिशन है जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। अगर किसी कारण से फोर्स ब्लड आ रहा है या किसी और कारण से ये जो है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग ये रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, रप्चर ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। तो इसके वजह से क्या होता है, रप्चर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक अल्सरेशन या जख्म हो जाता है। तो जख्म होने की वजह से या ब्लीडिंग स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे होता है प्लेटलेट का एग्रीगेशन, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होने लगता है। प्लेटलेट का एग्रीगेशन होने के बाद से क्या होता है, तो प्लेटलेट में से एक कंपोनेंट रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये ब्लड में रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो ये कोरोनरी आर्टरी जो है वो स्पाज्म में चले जाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा फ्लो ब्लड जो है वो ज़्यादा ऊज आउट ना हो पाए और वो हील हो जाए। तो इसके लिए कोरोनरी वैसोस्पाज्म होता है। तो सुपरा एडेड चेंजेस में क्या होता है, कोरोनरी वैसोस्पाज्म होता है। कैसे होता है, तो अगर कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग है जो रप्चर हो गया किसी कारण से, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। प्लेटलेट का एग्रीगेशन होने की वजह से वहाँ पे एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, जिसका काम क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन का या फिर वेजोस्पैज्म का उसका काम होता है। तो वो वेजोस्पाज्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज हो गया सुपरा एडेड चेंजेस इन एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ह्यूमन बॉडी में जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन
ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस अकॉर्डिंग टू AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो उसके कुछ फॉर्म बताए गए हैं। सबसे पहला होता है इनिशियल लीजन, दूसरा होता है फैटी स्ट्रिक्स, तीसरा होता है इंटरमीटेंट लीजन, चौथा अथेरोमेटस लीजन, पांचवा फाइब्रोफैटी लीजन और लास्ट होता है अल्सरेशन। तो ये क्या होता है, ये स्टेज होते हैं या फिर हम कह सकते हैं सीवियरिटी बोल दो कि इनिशियल, फिर उसके बाद फैटी, उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर अथेरोमेटस, फिर फाइब्रोफैटी, फिर अल्सरेशन। तो ये क्या होता है, इसका स्टेज होता है या फिर हम कह सकते हैं सीवियरिटी होता है, उतना ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो सबसे पहला कि इनिशियल लीजन में हमें क्या देखने मिलता है, तो देखने मिलता है फ्यू मैक्रोफेज देखने को मिलता है एंड फॉर्म सेल्स। क्या देखने को मिलता है, मैक्रोफेजेस और फॉर्म सेल्स देखने को वहां पे मिलता है, डिपॉजिट होते हैं। फैटी स्ट्रिक्स में क्या देखने मिलता है, तो मैक्रोफेज जो होते हैं उनका अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है मैक्रोफेज का अमाउंट, तो उसे हम कहते हैं फैटी स्ट्रिक्स। इंटरमीडिएट में क्या देखने मिलता है, तो लिपिड लेडन सेल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सेल्स है उसके अंदर लिपिड का अमाउंट बढ़ने लगता है, उसमें लिपिड का अमाउंट क्या है, वो बढ़ने लगता है, यानी कि लिपिड लेडन सेल देखने को मिलता है, लिपिड का अमाउंट बढ़ने लगता है। अथेरोमेटस में क्या देखने को मिलता है, तो पूल ऑफ लिक्विड देखने मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पूल ऑफ लिपिड्स देखने को मिलता है, यानी कि जो लिपिड्स है वो पूरे सेल्स को क्या होते हैं, कवर अप कर देते हैं। इनिशियली क्या होता है, मैक्रोफेजेस डिपॉजिट होते हैं, जैसे ये आपका आर्टरी है तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस डिपॉजिट होने लगते हैं। दूसरे स्टेज में फैटी स्ट्रिक्स में क्या होता है, मैक्रोफेजेस का अमाउंट बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो लिपिड्स है वो इसको सराउंड करने लगते हैं। चौथे स्टेज में यानी कि अथेरोमेटस लीजन में हमें पूल ऑफ लिपिड्स देखने को मिलते हैं। फाइब्रोफैटी लीजन में हमें क्या देखने मिलता है, तो उसमें क्या कैल्सिफिकेशन देखने मिलता है। और छठा अल्सरेशन में हमें देखने मिलेगा हीमरेज। क्या देखने को मिलेगा, हीमरेज। तो फाइब्रोफैटी लीजन में क्या देखने मिलेगा, तो कैल्सिफिकेशन देखने मिलेगा, कैल्सिफाइड लीजन देखने मिलेगा, और फिर कभी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, तो ये रप्चर हो जाएगा और इसमें अल्सरेशन हो जाएंगे, जिधर हमें हीमरेज देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है अथेरोस्क्लेरोसिस अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो इनिशियल सबसे पहला अगर कोई लीजन होता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, फ्यू मैक्रोफेजेस, धीरे धीरे उधर क्या होता है, मैक्रोफेज डिपॉजिट होने लगता है, उस पर लिपिड्स आने लगते हैं, लिपिड का एक पूल बन जाता है, फिर कैल्सिफाइड धीरे धीरे कड़क होने लगता है या कैल्सिफिकेशन होने लगता है, और उसके बाद क्या होता है, अगर रप्चर हो जाता है तो वहां से ब्लीडिंग होता है और हीमरेज देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, अथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसके कुछ स्टेजेस है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक। इसके बाद हमने दो चीज देखा है, अभी हम नॉन अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस में क्या क्या कॉजेज आते हैं वो देखेंगे। तो नॉन अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा वैसोस्पाज्म, स्टेनोसिस ऑफ एओर्टिक वॉल्व, आर्थराइटिस,
ट्रॉमा, ट्रॉमा, एम्बोलिज्म, एन्यूरिज्म, कॉम्प्रेशन। तो इतना सब चीज देखने को मिलता है। नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस में क्या क्या देखने मिलेगा, यानी कि यहाँ पे फैट का डिपोजिशन नहीं हुआ है, लिपिड्स का डिपोजिशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो ब्लड सप्लाई है वो आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है, यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, जिसकी वजह से इस्चेमिक हार्ट डिजीज देखने मिलता है। तो वैसोस्पाज्म क्या होता है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो आर्टरी है उसका स्पाज्म हो जाना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, जैसे कि ये आर्टरी नॉर्मल है तो इसमें कैसा होता है, ऐसा स्पाज्म होने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो ये नॉर्मल आर्टरी हो गया और ये हो गया वैसोस्पैज्म। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट में से रिलीज होता है तो उसकी वजह से वैसोस्पाज्म हमें देखने मिलता है। दूसरा स्टेनोसिस ऑफ एओर्टिक वॉल्व, तो स्टेनोसिस यानी कि कंप्लीट ब्लॉकेज, जो एओर्टिक वॉल्व है अगर वो खुल ही नहीं रहा है तो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा ही नहीं। बॉडी में जाने से पहले जो एओर्टा से खुलता है वहां पे कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, तो जब एओर्टिक वॉल ही नहीं खुलेगा तो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट मसल को भी ब्लड नहीं मिलेगा और हमें इस्चेमिया देखने मिलेगा। तीसरा है आर्टराइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरी। क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरी। इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरी, तो आर्टरी का किसी भी इंफेक्शन की वजह से अगर इन्फ्लामेशन होता है तो भी आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते, तो इसके लिए वो स्टिफ हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इस्चेमिक हार्ट डिजीज देखने मिलता है। चौथा है ट्रॉमा, ट्रॉमा होने की वजह से अगर रप्चर हो गया होगा तो भी हमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज देखने को मिलता है। इसके बाद एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म यानी कि ब्लड का क्लॉट जो है, ब्लड के जो क्लॉट्स होते हैं वो बॉडी में जाके किसी भी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो उसे हम कहेंगे एम्बोलिज्म। तो जो ब्लड का क्लॉट्स होता है उसको हम कहेंगे एम्बोलिज्म। ये जहाँ पे भी जाके ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो वहाँ पे आगे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं जाएगा और हमें इस्चेमिया या फिर इस्चेमिक हार्ट डिजीज देखने मिलेगा। इसके बाद है एन्यूरिज्म, तो एन्यूरिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी एक आर्टरी है उसमें अगर ये साइड का वॉल जो है वो वीक हो गया है, क्या हो गया, वॉल वीक हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस वॉल में जो होगा वो कुछ ब्लड डिपॉजिट होने लगेंगे। क्या होंगे, ब्लड डिपॉजिट होने लगेंगे, इलास्टिसिटी चली जाएगी, इलास्टिसिटी वीक हो जाएगी, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ब्लड डिपॉजिट होने लगेंगे, जिसका साइज जो है वो बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते वो फूट भी सकता है। तो इस कंडीशन को, जहाँ पे मसल्स वीक हो जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे बल्ज हो जाता है, बल्ज में अगर ब्लड एक्यूमुलेट होता है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म की वजह से भी होता है कि आगे की तरफ ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इस्चेमिया देखने मिलता है। और लास्ट है कॉम्प्रेशन, किसी भी चीज के दबाव की वजह से, कोई ऑर्गन है उसका दबाव अगर आर्टरीज पे आता है तो उसके दबाव की वजह से भी इस्चेमिया यानी कि ब्लड सप्लाई कम जाता है और हमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए उनके कॉजेज, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, सुप्राएडेड चेंजेस इन एथेरोस्क्लेरोसिस और नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। तो इतना चीज हमें पता होना जरूरी है इस्चेमिक हार्ट डिजीज के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि इफेक्ट क्या होता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज का। तो इफेक्ट ऑफ मायोकार्डियल
इस्चेमिया। इफेक्ट क्या होता है? तो मायोकार्डियल इस्चेमिया का इफेक्ट क्या होता है? तो मायोकार्डिया, जैसे कि पता है, मायोकार्डियल यानी कि मसल्स ऑफ द हार्ट, और मसल्स ऑफ हार्ट में इस्चेमिया होना कि यानी कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम जाना। तो इस कंडीशन में या इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? तो इसका इफेक्ट सबसे पहला कि ऑनसेट कब से हुआ है, मतलब कितने दिन से ऑनसेट हुआ है, ड्यूरेशन कितना है, कौन कौन से जगह पे प्रॉब्लम हुआ है, ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। तो क्या है? ऑनसेट, ड्यूरेशन, लोकेशन एंड एक्सटेंट। सबसे पहला ऑनसेट, दूसरा ड्यूरेशन, तीसरा लोकेशन और चौथा एक्सटेंट, यानी कि कब शुरुआत हुआ है, कितना टाइम तक है, कितने कौन से जगह पे है, और वो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। तो ये सब चीज़ के हिसाब से ही इफेक्ट उसका पता चलता है। सबसे पहले इफेक्ट में आएगा असिम्प्टोमेटिक स्टेज। सबसे पहला कौन सा आएगा? ए सिम्प्टोमेटिक स्टेज। पहला स्टेज ऐसे आएगा जिसके अंदर की आर्टरीज में कुछ अमाउंट में लिपिड या फिर एम्बोला या फिर जो भी है डिपोजिशन होगा, अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, लेकिन उसका स्पेसिफिक कुछ असर बॉडी पे पता नहीं चलेगा। तो वो स्टेज को हम कहेंगे असिम्प्टोमेटिक स्टेज। दूसरा जो होगा इफेक्ट, वो होगा अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस यानी कि क्या होगा? अंजाइना का मतलब होता है पेन, पेक्टोरिस का मतलब होता है जो पेक्टोरिस मसल्स होता है, जो चेस्ट पे मसल्स होते हैं। तो अंजाइना पेक्टोरिस यानी कि पेन जो है वो चेस्ट के रीजन पे होगा, तो उसे हम कहेंगे अंजाइना पेक्टोरिस। तो इसमें भी आगे जाके 3 टाइप देखने मिलेंगे। सबसे पहले टिपिकल अंजाइना, प्रिंसमेटल अंजाइना और अनस्टेबल अंजाइना। उसके बाद तीसरा इफेक्ट हमें देखने मिलेगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसमें हमें देखने को मिलेगा ट्रांसम्यूरल इस्चेमिया, और सब एंडोकार्डियल इस्चेमिया। चौथा हमें देखने को मिलेगा क्रोनिक IHD, और पांचवा हमें देखने को मिलेगा सडन डेथ। तो ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला असिम्प्टोमेटिक स्टेज, अगर स्टार्ट हुआ रहेगा तो सिम्टम्स नहीं होंगे। दूसरा अंजाइना पेक्टोरिस, अगर कुछ अमाउंट में ब्लड सप्लाई कम होता है तो उसके वजह से हमें पेन स्टार्ट होता है पेक्टोरिस रीजन पे। तीसरा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अगर पूरी तरह से ब्लड सप्लाई कम हो जाए या बंद हो जाए मसल्स पे हार्ट के, तो उसको हम कहेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उसके बाद या फिर इस्चेमिक हार्ट डिजीज जो है वो काफ़ी दिन तक होता है, तो उसे कहेंगे क्रोनिक IHD, और या फिर हो सकता है डेथ, सडन डेथ हो सकता है। अभी इसके बारे में एक एक चीज़ है, ये हम आगे आगे देखेंगे।